हमारे स्टूडेंट्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब करते हैं, तो उन तक ये अवेयरनेस जाएगी तो इंशाल्लाह वो अपने आगे बात करेंगे और इस पर फर्दर काम किया जा सकता है। हमारे बस में पैनल डिस्कशन करना, आपको आइडियाज़ देना, आपको गाइड करना, और आप लोग इंशाल्लाह सोसाइटी में इस चीज़ को स्प्रेड करेंगे। सो बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। टॉपिक के बारे में मैंने जो है वो अपनी राय दी थी है। मैं चाहूँगा सबसे पहले हम अपने तीनों पैनलिस्ट के साथ एक इनका पर्सपेक्टिव ले लें इस टॉपिक के ऊपर वन बाय वन, ताकि फिर हम इसको मज़ीद फर्दर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बदर समी है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मेरा ताल्लुक है, टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है, और इस असिस्टिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरा जो रिलेशनशिप है तकरीबन 2014-15 से, जब पहली दफ़ा मुझे असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ की कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया था। वैसे तो बहुत सारे इन्विटेशन आते रहते थे, उस ज़माने में मैं डिपार्टमेंट को हेड कर रहा था, तो बहुत सारे इन्विटेशन आते थे। ये भी मेरे लिए एक नॉर्मल इन्विटेशन था, ज़ाहिर है सब में जाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने इतने इसरार से और इतने इज्जत से और इतने अच्छे तरीके से मुझे इनवाइट किया कि मेरा, और बल्कि मुझसे ये भी कहा कि आप अपने साथ मेरे टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी लेके आइएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स भी हमारे साथ गए, तो वो मेरा उससे पहला इंट्रैक्शन था। अच्छा, मुझे पता है, और जब भी इनसे कोई इनिशिएटिव कहा गया है तो वो करते हैं। लेकिन जी टेक्नोलॉजी, हम कहना आसान है टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर लें, टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर लें। मेरे लिए इंतहाई मुश्किल काम है कि टेक्नोलॉजी कैसे अडेप्ट करें। लोग पूछते हैं मैं कौन सी टेक्नोलॉजी अडेप्ट करूँ, मेरे लिए क्या चीज़ यूज़फुल है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी जिसको हम बार बार कहते हैं जी सबके लिए यूज़फुल है, इन लोगों की लाइफ आसान हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं जानते कि उनके लिए कौन सी चीज़ है जो कमर्शियली अवेलेबल है। अगर वाइट केन्स की बात करें तो कौन सी वाइट केन्स अवेलेबल है जो कमर्शियली अवेलेबल है, जिनके साथ असिस्टिव टेक्नोलॉजी ऐड है। प्रोजेक्ट्स में तो हैं, हमारे डिपार्टमेंट से भी लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अप्रूवल हुए हैं, फंडिंग्स हुई हैं, लेकिन कमर्शियली कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, पाकिस्तान की मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने केन के साथ इंटीग्रेट कर दिया, उसको मोबाइल ऐप के साथ इंटीग्रेट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली जिस सोसाइटी में हम रहते हैं और जिस अंदाज से हमारे मोबाइल फ़ोन रोडों पे छिन रहे होते हैं, हमें तो ये भी मुश्किल है कि हम अपना मोबाइल फ़ोन देख के रोड पे ऐसे चलें। क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ? तो यहाँ चैलेंजेस जो हैं वो सबके लिए हैं कि हम किस तरह से इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे, क्या चीज़ हम यूज़ करेंगे। एक चीज़ ज़रूर है कि इसकी गाइडेंस की ज़रूरत है, और मैंने थोड़ा सा इस सिलसिले में कुछ अरसे काम किया असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर, और मैंने इस सिलसिले में जो स्पेशल एजुकेशन में डॉक्टर नासिर सलमान साहब हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, एक प्रोजेक्ट किया, और उस प्रोजेक्ट में हमने कुछ विजिट्स भी किए, एक दो प्रपोजल्स हमने दिए, और कुछ ट्रेनिंग्स करवाई हमने स्टूडेंट्स की, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स करवाई असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो एक चीज़ सर यहाँ जो लैग कर रही है वो ये है कि हमारे पास कोई ऐसी लैब नहीं है जिसमें मैं ये कह सकूं कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी मैं वहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उस लैब में स्टूडेंट्स उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीख रहे हैं, उन्हें पता है कि ये टेक्नोलॉजी उनके लिए यूज़फुल हो सकती है। अगर वो हियरिंग इम्पेयर्ड है, या उनको बोलने का प्रॉब्लम है, या देखने में है, या पार्शली साइटेड है, उन्हें क्या चीज़ यूटिलाइज करनी है। देखिए, रूटीन की एप्लीकेशन तो माइक्रोसॉफ्ट भी दे रहा है, रूटीन की एप्लीकेशन तो आपको गूगल भी दे रहा है, रूटीन के असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बहुत सारी एक्सेसरीज एप्लीकेशन हमारे मोबाइल फ़ोन में भी हैं। मुझे नहीं पता हम में से कितने इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उससे भी ना वाकिफ़ हैं, उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें क्या चीज़ ऑन करनी है या नहीं करनी है। तो एक तो सर इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, ये बड़ी एडवांस फील्ड है दुनिया में। हम नीड्स को डिटर्मिन, जिस तरह हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी नीड्स को डिटर्मिन करते हैं, बताता है आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, उसी अंदाज से हमें देखना पड़ेगा किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो टेक्नोलॉजी रिस्पेक्टिवली हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव एरिया है, इतना आसान नहीं है, इस पर रिसर्च हो रही है, फंडिंग्स लग रही हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में कमर्शियल प्रोडक्ट्स के तौर पे आई हैं, उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं। हम में से कोई लैब में ऐसा कीबोर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हो, हम सिर्फ आवाज़ पे जा रहे हैं बस। अरे भाई, किसी को ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, किसी के ये फिंगर नहीं हो सकते, उसके लिए स्पेशलाइज कीबोर्ड होने चाहिए। वो कीबोर्ड अवेलेबल है हमें पता ही नहीं है, तो फिर सवाल ये आता है कि कौन बताएगा। तो इस सिलसिले में
इसमें सर इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी का एक रिसर्च सेंटर बनाएं, एक ऐसी फैसिलिटी बनाएं जिसमें कुछ ऐसे लोगों को शामिल करें और वहाँ हम कुछ टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें और फिर इन लोगों तक उन चीज़ को ये लोग इसको अप्लाई करें। वरना अननेसेसरी हम जब इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं और फिर उन प्रॉब्लम्स को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए सपोर्ट ही ना हो और वो लोग शायद ना चल सके उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ। ये अभी तक एक सवाल है, इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की है, लेकिन सही मानों में अगर आप समझेंगे फार अवे फ्रॉम दैट, और इसमें ट्रेनिंग्स की जरूरत है। भाई मुझे भी ट्रेनिंग चाहिए, मैं जानता ही नहीं सर कि मैं इकरार कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम नॉट बीइंग ट्रेन्ड टू टीच सच स्टूडेंट्स। मुझे उनकी नीड्स ही नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है कि इनके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करूंगा, तो मैं नहीं जानता। तो हमें भी ट्रेनिंग की जरूरत है कि हम इन लोगों के साथ कैसे डील कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में भी काफ़ी सारे ऐसे स्पेशल स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं और उन्होंने डिग्री भी कंप्लीट की है, लेकिन ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स भी फेस किए हैं। तो इन तमाम चीज़ों के साथ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंक्लूसिव सोसाइटी का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और चले आप डिस्कशन करते हैं, आप जब डिस्कशन करते हैं पॉइंट सामने आते हैं, चीज़ें सामने आती हैं, तो कुछ सोल्यूशन भी निकलने लगते हैं। तो जब बात होती है तो फिर पता चलता है, बात आगे बढ़ती है तो कुछ इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ भी हम जाते हैं। तो आज की मेरी डिस्कशन का जो आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इंक्लूडिंग पॉइंट है, वो यही है कि जी मैं आपको बता दूँ, और वो प्रोडक्ट इटसेल्फ यही थी कि हाउ टू टीच इन इंक्लूसिव सेटअप, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी और चीज़ें यूटिलाइज की गई। लेकिन अगेन कुछ चीज़ें उसमें उनकी इम्पॉर्टेंट है और कुछ चीज़ों पे मैं उनसे डिसएग्री भी करती हूँ। लेकिन वो एक्चुअली उनका मकसद ये है कि हमें उनको नीड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है। आपके डिपार्टमेंट से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मुझसे डिस्कस करते हैं, इन डिटेल डिस्कशन होते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते, उसके बाद स्टूडेंट्स गायब हो जाते हैं, उसका फीडबैक लेकर नहीं आते हैं। उसके बाद कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, उसका मुझे नहीं पता चलता कि प्रोजेक्ट क्या बना, उसका क्या रहा, वो ऑन द शेल्फ हो जाता है वो सारा प्रोजेक्ट, वो उसके बाद चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो ये ज़रा सा इसको भी देखा करें कि जो स्टूडेंट लेवल पे हम बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के, और अच्छा असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मसला ये है कि पाकिस्तान में असिस्टिव टेक्नोलॉजी बहुत हद तक नहीं बन रही है, जो कि हमें बाहर से मंगवानी पड़ी है। अच्छा, असिस्टिव टेक्नोलॉजी से मुराद सिर्फ जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं है, या सिर्फ कोई वेबसाइट्स नहीं है, या सिर्फ कोई जो है वो टॉकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, या कंप्यूटर्स नहीं है। हर वो बेसिक चीज़ जो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ की लाइफ में उनको सपोर्ट करती है, उसको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि वाइट केन, आप सिंपल वाइट केन ले लें, आप ब्रेल ले लें, ब्रेल के इक्विपमेंट्स ले लें, ब्रेल पेपर्स ले लें, इवन टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टीचिंग मैथड्स ले लें, वो सब की सब असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इसके साथ साथ 2 तरह की टेक्नोलॉजीज हम इस्तेमाल करते हैं, एक होती है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, एक होती है अडेप्टिव टेक्नोलॉजी। मेरा क्योंकि PhD असिस्टिव टेक्नोलॉजी में है, इसलिए मैं शायद आपको थोड़ा इन डेप्थ चीज़ों को माइनर में मैं खुद इसके हक में हूँ और हमेशा से हूँ, बहुत सालों से मैं ये बात कह रही हूँ कि ये सब्जेक्ट मैटर में होना चाहिए, लेकिन क्योंकि फैकल्टी की कमी है जिसकी वजह से हम इस सब्जेक्ट को जो है वो माइनर के तौर पे हम नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं। ये एक बेसिक रीज़न जिसको मैं समझती हूँ कि ये क्योंकि एक दफ़ा नहीं, इससे पहले कई बार ये सवाल हो चुका है मुख्तलिफ फॉरम्स पे, तो इसका जवाब देना भी ज़रूरी था। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि जी फ्रेमवर्क कैसे बनाएं, तो फ्रेमवर्क बनाने के लिए या स्टेप्स के लिए एक बड़ा लंबा सेशन आपको चाहिए, जिसके ज़रिए आप सबसे पहले तो आप डिपार्टमेंटल एक कोलैबोरेशन करें, उसके बाद डिपार्टमेंट से वो लोग सेलेक्ट करें जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, वो जो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, वो लोग जो रिसर्च अच्छी कर सकते हैं, उन तमाम लोगों को एक जगह गैदर करें, उनके साथ मीटिंग्स अरेंज करें। उसके बाद आप किसी जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस रिसर्च वर्क की तरफ लगाएं। इससे एक तो नई रिसर्चेस डेवलप होंगी, जो हम पुराने रिसर्चेस को बार बार करते रहते हैं, तो कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी और कुछ नए प्रोजेक्ट सामने आएंगे, और ज़्यादा कंफर्टेबल होगा जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करना। देखिए, जब हमारे पास हमारी अपनी कंट्री की चीज़ें आएंगी तो डेफिनेटली हम जॉज और टॉकबैक और वॉइस ओवर को छोड़ देंगे। जब तक हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है तो हमें अल्टीमेटली वही तमाम चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है। अभी करंटली मैं आपको बताऊँ कि हम एक यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन से एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसको स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे, तो वो बेसिकली मनी आइडेंटिफायर के हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है,
या कोई किसी किस्म की कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है। वो एप्लीकेशन जो अवेलेबल है वो इंडिया की बनी हुई है या वो जो है वो UK USA की बनी हुई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी करेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं, पाकिस्तान की करेंसी को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किल हो रही थी, तो हमने जो है वो ये एक डिसाइड किया और स्टूडेंट्स को जो है वो इंगेज किया। तो अब इंशाल्लाह एक अच्छी एप्लीकेशन हमारे सामने बहुत जल्द आएगी, जिसमें वो आपको करेंसी भी बताएगा, उसका कलर भी बताएगा, उसका डिज़ाइन भी बताएगा, और उसके साथ उसके अंदर उसके अलावा जो आपको इसके अंदर ये ऑप्शन भी होगा कि आपको कैलकुलेट करके दे कि जो अगर 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ है तो वो डॉलर में कितने होंगे, पॉन्ड्स में कितने होंगे। तो वो कन्वर्जन का ऑप्शन भी हमने उसमें डलवाया है कि ये तमाम चीज़ें एक ही एप्लीकेशन में हो पर्सन विद डिसेबिलिटीज। कह रहा हूँ जब आपको कुछ नहीं करना होता ना तो फिर आप फ्रेमवर्क बनाने में लग जाते हैं। तो बात ये कि करने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आराम से हम कर सकते हैं इस काम को। थोड़ी सी कमिटमेंट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अपने ऑब्जेक्टिव को तय कर लें कि करना क्या चाहते हैं। डॉक्टर सायरा ने अभी कुछ चीज़ें इंडिकेट की, मैं सुन रहा था, जैसे इन्होंने अभी करेंसी के हवाले से आपको एक एप्लीकेशन या एक प्रॉब्लम बताई कि देखिए जी एक प्रॉब्लम है, वी नीड सोल्यूशन फॉर दैट। इसी तरह से एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन एक प्रॉब्लम है, एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट हो, ऐसे स्टूडेंट के लिए एक सोल्यूशन चाहिए, ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो यूनिवर्सल सोल्यूशन हो। इसी तरह से जैसे आप लोगों ने बहुत सारी और प्रॉब्लम्स इंडिकेट की हैं, वो हमें चाहिए। तो प्रॉब्लम्स देखें, हमने करना क्या है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसमें 3 से 4 कंपोनेंट्स हैं जिनको इंटर रिलेट करना है अपने एक दूसरे के साथ। एक तो डिपार्टमेंट्स हैं कि हम डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेट करें, इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं और हम फॉर्मली भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी के बैनर के अंदर होते हुए हमें बहुत सारी किसी फॉर्मेलिटीज़ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक प्रोजेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं, फंडिंग ले सकते हैं और हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। करना क्या है, प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करें कि किस चीज़ का सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। तीसरी चीज़ जो कंपोनेंट इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है इंडस्ट्री। जब तक हम इंडस्ट्री को इंगेज नहीं करते, जब तक प्रॉब्लम्स हैं, हमें फंडिंग भी चाहिए, उसके लिए भी इंडस्ट्री चाहिए। फिर हमें, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कमर्शलाइज करना किसी चीज़ को, ये इतना आसान काम नहीं होता। इसीलिए जैसे और एक हमारे यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में एक प्लेटफॉर्म है जो इस चीज़ की तरफ काम कर रहा है, और भी लोग प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे जो कमर्शलाइजेशन की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग एक रिसर्च प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं, सिर्फ अपना वो ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं और उसे क्लोज कर देते हैं। मैंने एक FIP बनाना था, बनाया, उसको प्रेजेंट किया, अपने नंबर लिए, क्लोज कर दिया। मैंने एक फंड उठाना था, मैंने एक प्रोजेक्ट लिखा कि यार असिस्टिव की जो टर्म्स है ये बड़ी हिट है, अभी ज़रा ये मैं इस पर एक प्रोजेक्ट लिखता हूँ, मुझे फंडिंग मिल जाएगी, मिल गई, अपना एक टारगेट अचीव किया, 2 पेपर पब्लिश कर लिए, प्रोजेक्ट बन गया, मैंने इस्तेमाल कर लिया, क्लोज कर दिया। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो उसकी आउटपुट है वो लोगों तक नहीं जा रही है। हम कोई ऐसी चीज़ डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जिसको हम कमर्शियली यूटिलाइज कर सकें, जो सिक्योर्ड भी हो, जो स्टैंडर्ड्स पे भी हो। ये दोनों बड़े मसले हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में किसी को नहीं यूज़ करने दे सकता भाई जो ना स्टैंडर्डाइज्ड हो और ना वो सिक्योर्ड हो। और वो भी ऐसे लोगों के लिए मैं ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करूँगा या मैं ये रिस्क लूँगा, मैं नहीं लूँगा। तो इंडस्ट्री को ऑनबोर्ड होना पड़ेगा, डिपार्टमेंट्स को ऑनबोर्ड होना पड़ेगा, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ऑनबोर्ड होना पड़ेगा। और अगर हम ये काम करते हैं तो टारगेट होकर अपने ऑब्जेक्टिव सेट करके आसानी से अचीव कर सकते हैं। मेरी तरफ से पर्सनल लेवल पे हर तरह की कोलैबोरेशन के लिए हम तैयार हैं। मैं पर्सनली भी तैयार हूँ, डिपार्टमेंट में किसी के साथ कोलैबोरेशन होनी चाहिए, कर सकते हैं, करें, बिल्कुल तैयार है। लेकिन कोई चीज़ प्लेट में नहीं मिलेगी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हम इनिशिएटिव लेंगे और उस इनिशिएटिव को लेके इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें जहाँ यूनिवर्सिटी का रोल है, जहाँ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, मेरा ख्याल है वो हमें इंशाल्लाह उसकी सपोर्ट मिलेगी और इन चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 1 by 1। हम किसी अभी तक मेरी नज़र में हम एक डिपार्टमेंट भी ऐसा नहीं बना सके जो मॉडल डिपार्टमेंट हो। हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं इंक्लूसिव सोसाइटी, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, भाई पिक करें एक जगह को और पहले तो ये तय करें कि हाँ इस जगह को हम इंक्लूसिव, टोटली इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। और ये पहला टास्क हम करके क्यों ना देखें, फिर हम बात करें अगली के नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है। तो इन चीज़ों के साथ मेरी कोलैबोरेशन या हमारे डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन तो हमेशा अवेलेबल है। इंडस्ट्री में जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं हम जाएंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व करेंगे। हमने अपना इंडस्ट्री बोर्ड भी बना दिया है डिपार्टमेंट में,
जहाँ कुछ डिपार्टमेंट्स ने इस्टेब्लिश भी कर ली हैं और वो सपोर्ट भी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। एक दो चीज़ें और हैं जो काबिले और हैं। 2022 में इग्नाइट शायद आप लोगों को पता होगा, ICT R&D फंड पहले कहलाता था और अब उसका नाम इग्नाइट है, जो कि रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स को फंड करता है, पब्लिक डोमेन पब्लिक मनी से फंड करता है। उसने एक थीम लॉन्च की थी जिसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी उसका पार्ट था और उसमें अच्छा उसके अलावा कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो इसके लिए मतलब इस्लामाबाद तक भी गए थे और उन्होंने उसको काफ़ी परसू किया और आखिर में उन्होंने वो इस बात में कामयाब हो गए कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी को उस थीमेटिक कॉल फॉर प्रपोजल से हट के भी उसको लॉन्च करवा सकें। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि उसके जवाब में सिर्फ एक कंपनी थी जिसने उसको रिस्पॉन्ड किया, यानी उसके जवाब में सिर्फ एक प्रपोजल जो है वो सबमिट हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन से मतलब है कि जो लोग इन्वॉल्व थे, मैं भी उनके साथ शामिल था, तो ऑनलाइन मीटिंग्स हुई, फिर कुछ और लोगों से शामिल हुए, तो पता ही चला और इंडस्ट्री से कोऑर्डिनेट किया कि उन्होंने क्यों सबमिट किया। प्रॉब्लम ये सामने आई कि उसमें जो कुछ लिखा हुआ था, उसके जो रिक्वायरमेंट्स थी वो टेक्निकली अचीवेबल थी, कमर्शियली वाइबल नहीं थी। जब तक कमर्शियली वाइबल नहीं होंगी तो कोई कंपनी उसको उस प्रोजेक्ट को क्यों उसमें क्यों हाथ डालेगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी और उसकी जो शराइ थी वो थी भी ऐसी कि जो सिर्फ बड़ी कंपनी जो स्टेबल कंपनीज हैं सिर्फ वही उनको वही उनको फुलफिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उनको इनकम टैक्स का रिटर्न जाना चाहिए था, वो जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट होती है वो सारी उसकी भी थी। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस किस्म के काम आमतौर पर छोटे ग्रुप्स में लोग कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे होते हैं, छोटे ग्रुप्स में कर रहे होते हैं। वो ज़ाहिर है वो ये रिक्वायरमेंट पूरी कर नहीं सकते, टेक्निकली वो साउंड होते हैं, फाइनेंशियली साउंड नहीं होते, वो इतना बड़ा सेटअप नहीं बना सकते, वो इतनी सारी एश्योरिटीज़ नहीं दे सकते। तो ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि उन लोगों को, क्योंकि इस वक्त काम करने वाली जो वर्कफोर्स है वो लोग हैं जो या तो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं या छोटे ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट कैसे प्रोवाइड की जा सकती है इसी सेटअप में रहते हुए, जो कानून मुल्क का जो कानून है उसके अंदर रहते हुए हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर इस चीज़ का कोई हल निकले तो मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। वेरी ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी साहब, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स यहाँ, इम्तियाज़ साहब हैं, डॉक्टर आसिम बैठ हैं, नदीम महमूद साहब, बदर समी साहब, मेरे उस्ताद भी हैं, डॉक्टर सायरा सलीम साहब हैं, आसिफ अजीम साहब रोटरी क्लब से बैठे हैं, नए सितारे हमारे बच्चों ने जो एक तंजीम बनाई, और MFM वाले जितने भी हैं, तमाम फैकल्टी मेंबर्स कुछ आके जाते रहे, कुछ आ रहे हैं। डीन हमें ज्वाइन करी है आर्ट्स एंड सोशल साइंस की कुछ ही लम्हों में इंशाल्लाह। आप सबका एक तो बहुत शुक्रिया कि आप सब तशरीफ़ लाए और कई बातें हुई हैं और उन बातों में इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी, समझ लीजिए कि जब इसको बनाने का ख्याल आया तो अभी इरादे की बात हो रही थी, तो मेरे जहन में एक शेर आया कि इरादे बांधता हूँ तोड़ता हूँ, इरादे बांधता हूँ सोचता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। तो लेकिन ना ऐसा हुआ और ना वैसा हुआ। और मुझे वो दिन आज भी याद है कि जब हमारे कुछ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स मेरे साथ वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी थे, उनके पास गए और उनके सामने एक मुद्दा रखा, और वो मुद्दा ये था कि हम यूनिवर्सिटी में एक इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी बनाएं जिसमें जितने भी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उन सबको शामिल करें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें और उनकी ट्रेनिंग्स के लिए, और ख़ास तौर पे ये पैगाम आम करने के लिए कि डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इस माशरे का, इस जामिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ये बाकी लोगों को भी बताएं। तो आज आप ये देख ही रहे हैं कि आज डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स तो तकरीबन हमारी यूनिवर्सिटी में 100 के करीब हैं, जिसमें से कोई 36 विजुअली इम्पेयर्ड और तकरीबन 80 के करीब जो हैं वो बाकी डिफरेंटली एबल्ड हैं। उन सब के अलावा भी यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स की तादाद मौजूद है, और यही इस बात की गवाही और दलील है कि हमारा पैगाम अब
हर डिपार्टमेंट के हर स्टूडेंट तक पहुंच रहा है और यही आपकी कामयाबी की दलील है। मुझे कम से कम 70 या 80 टॉपिक्स के ऊपर बात करनी पड़ती है। इन द मॉर्निंग आई वाज टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, yesterday I was talking about the food day, और लोग कहते हैं कि जी 16 तारीख को हम फूड डे मनाते हैं, तो मैंने वहाँ स्लोगन दिया एवरी डे इज अ फूड डे। पर आज की जो मौजू है वो इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट इन द टर्म इज, हम टेक्नोलॉजी की भी बात कर लेंगे, हमने फैसिलिटी की भी बात कर लेंगे, पर बुनियादी जरूरत इस बात की है, people with disabilities, they should have a very important position in our society. माशरे में हमें उन्हें एक बेहतर मुकाम देना है, right? वैसे मैं आपसे बहुत पहले से भी कहता हूँ कि I don't use the term disabilities. I am very much impressed with स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर, आप सब स्पोर्ट्स देखते होंगे, तो एक ओलंपिक्स होती है और एक स्पेशल ओलंपिक्स होती है। स्पेशल ओलंपिक्स अबाउट द पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो मेरे नज़र में वी हैव टू यूज द टर्म स्पेशल पर्सन्स, स्पेशल पीपल, राइट, इन आवर सोसाइटी। बात कही गई कि जी हमें ये चीज़ करनी चाहिए, हमें दूसरी चीज़ करनी चाहिए, तीसरी चीज़ करनी चाहिए। We may not have the resources, we may have the limitation, but if you have the commitment, nothing is impossible. एक कमिटमेंट होनी चाहिए। अभी डॉक्टर आसिम स्टूडेंट एडवाइजर ने बयान किया कि जी बड़े दिनों से बात चल रही थी कि जी वो स्पेशल राइटर लेकर आते थे बच्चे कि जी मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो पता नहीं ठीक लिख रहा है नहीं लिख रहा है, और उसकी क्वालिफिकेशन, अगर मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ तो उसकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो उसको लिखने के अंदर जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो वाकई वो प्रोड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा है। तो दैट वाज अ सिंपल डिसीजन, यूज टेक्नोलॉजी टू हेल्प एंड फैसिलिटेट पीपल। जी, वो पता नहीं कितने अरसे तक के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। एंड दैट टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ कराची, ओनली दो तमाम स्टूडेंट जो कि कराची यूनिवर्सिटी के इम्तिहान देते हैं, either they are with the affiliated college or any college, they can use this technology for examination purpose, right? तो ये सिर्फ हम अपने तक महदूद ना रखें, जनरेशन अपने तक नहीं। अभी स्पीकर ने कहा कि we don't have special education in terms of subsidiaries, जरूरत ही नहीं है। Every department is running 4-year program, right? And all these courses are designed by the department. So if any department of this university is interested to have special education as a course, वो आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। So I don't see the problem there, right? और ये मैडम ने कहा कि जी असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पढ़ाने के लिए इतने तादाद में उस्ताद नहीं है, तो अगर जिम्मेदारी मेरी है और मैं पूरा नहीं कर रहा हूं तो उसका प्राइस आप क्यों पे करें? पाकिस्तानी स्टडीज में कितने उस्ताद हैं पाकिस्तान की स्टडीज पढ़ाने के लिए, पर मैनेज करते हैं। There are lot of compulsory courses जिसके अंदर उस्तादों की कमी है, पर हम उन कोर्सेज को पढ़ाने के लिए हम उस्ताद अपॉइंट करते हैं, डिप्यूट करते हैं। So I don't see any problem कि डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो इन कोर्सेज को अप्लाई करें। The basic requirement is to have an interdisciplinary approach. हम सिर्फ बात करके गुजर जाते हैं, but we don't believe in interdisciplinary approach. I am a student of management. तो पहले मैनेजमेंट में कोई सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाता था, कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़ाता था, पर पूरी दुनिया ने 20 साल 30 साल पहले साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड ऑल दिस सब्जेक्ट दे हैव इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट, right? So what you need is an interdisciplinary approach, right? And I wish that those departments who are directly or indirectly is linked with the subject of special education, assistive technology, they should collaborate with each other, whether it's a department of education
whether it's a Department of Special Education or the computer science. तो वो वाला अप्रोच, इट्स अबाउट पेइंग बैक टू योर सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट थिंग. आज अगर मैं किसी मकाम पे पहुंच गया हूं तो नाउ दिस इज द टाइम दैट आई हैव टू रीपे टू माय सोसाइटी, टू माय कम्युनिटी. तो मुझे वापस क्या करना है? वापस ये नहीं करना है कि मेरे इतने आर्टिकल हो गए, ठीक है. वापस ये नहीं करना है कि मेरे सीवी के अंदर कितने सारे प्रोजेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. वापस ये करना है कि मैंने सोसाइटी को क्या सर्व किया, मैंने सोसाइटी की बेहतरी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया. दिस इज इम्पोर्टेंट. So it's diagnose is very important, right? So yes, facilities के हवाले से लैब के बारे में बात की. I don't see any problem. Inshallah Taala we will work with the computer science department and those people who are involved in this education purpose to establish a lab specifically. So मैंने वहाँ पे 2 साल पहले काम करा. दो साल पहले there was a program in terms of special education. और स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हमारे शेख जायद इस्लामिक सेंटर में पढ़ते हैं. तो मैंने उस वक्त प्रपोज किया था कि उस वक्त के जो भी लोग थे, नाम मैं नहीं कहना चाहता, कि सबमिट अ PC1. और उस PC1 के तहत हम एक नई बिल्डिंग जो है जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं उनके लिए एक नया स्पेशल बिल्डिंग बना सके एजुकेशन पॉलिसी. तो इंशाल्लाह ताला दिस इज गोइंग टू बी माय टॉप प्रायोरिटी, राइट.